इस बीच बड़ी खबर आ रही है। ईरानी उप विदेश मंत्री ने अमेरिका को धमकी दी है। ईरानी उप विदेश मंत्री काजिम ने कहा है कि ईरान किसी भी हमले का जवाब देने में सक्षम है। अमेरिका किसी गलत फहमी में न रहे, किसी मुगालते को ना पाले। अब गेंद अमेरिका के पाले में है। यूएस कूटनीति का रास्ता चुनता है या टकराव का रास्ता चुनता है, यह यूएस के ऊपर है, वो क्या चुनता है। लेकिन अगर यूएस ये सोच रहा है कि ईरान इस वक्त कमजोर स्थिति में है और ईरान पर हमला करके उसे झुकाया जा सकता है, तो ये अमेरिका की गलतफहमी में है। ये ईरानी उप विदेश मंत्री का बयान है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के किसी भी हमले का जवाब देने में ईरान पूरी तरीके से सक्षम है। तो क्या अमेरिका का सबसे बड़ा सुपर पावर होने का दावा महज एक दिखावा रह गया है? क्या डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन अपनी ही जनता से झूठ बोल रहा है? मिडिल ईस्ट के रण में जो हुआ वो अमेरिका के सैन्य इतिहास का सबसे बड़ा शर्मनाक सच हो सकता है। 65 साल पुराने ईरान के बूढ़े शेर यानी F-5 फाइटर जेट ने अमेरिकी हवाई सुरक्षा को ऐसा चकमा दिया कि पेंटागन की नींव तक हिल गई। ट्रंप दावा करते रहे कि ईरान खत्म हो चुका है, उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके ठीक उलट है। डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। अमेरिका की हार को छिपाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और अमेरिका के कई सैनिक मारे गए हैं और अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। ये कोई आम खबर नहीं है। ये अमेरिका के रक्षा तंत्र की विफलता की कहानी है। मीडिया रिपोर्ट्स ने वाशिंगटन की पोल खोल दी है। जिस F-5 लड़ाकू विमान को अमेरिका ने खुद दशकों पहले ईरान को दिया था, आज उसी विमान ने अमेरिकी सुरक्षा घेरे को भेद कर कुवैत में तबाही मचा दी है। सवालों के घेरे में अमेरिका की वो अजेय डिफेंस सिस्टम है जिस पर दुनिया को नाज था। कई सालों में ये पहली बार हुआ है कि किसी दुश्मन के फिक्स्ड विंग विमान ने अमेरिकी अड्डे को निशाना बनाया और अमेरिका को खबर तक नहीं हुई। ईरान ने दिखा दिया कि तकनीक पुरानी हो सकती है, लेकिन इरादे अगर मजबूत हो तो सुपर पावर का गुरूर भी खाक में मिलाया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट और अमेरिकन इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के मुताबिक ये नुकसान मामूली नहीं था। ईरान ने सिर्फ कुवैत ही नहीं बल्कि सऊदी अरब और कतर में भी अमेरिकी ठिकानों को दहलाया और तबाही मचाया। AEI का दावा है कि ईरान ने 11 ठिकानों पर 100 से ज्यादा लक्ष्यों को हिट किया। वो आंकड़े जो ट्रंप प्रशासन को चुभ रहे हैं, उसमें $5 अरब से ज्यादा की संपत्ति स्वाहा हो गई। 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत की पुष्टि हुई। 400 से ज्यादा सैनिक अस्पताल में भर्ती हुए। पेंटागन ने इन आंकड़ों पर चुप्पी साध रखी है। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि ईरान पूरी तरह तबाह हो चुका है, लेकिन ये आंकड़े बताते हैं कि तबाही असल में अमेरिका के खेमे में मची है।
सच्चाई छिप नहीं रही बल्कि बाहर आ रही है। अमेरिकी कांग्रेस में अब अपने ही नेता सवाल उठा रहे हैं। रिपब्लिकन सांसदों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। उनका कहना है कि हम हफ्तों से सच जानना चाह रहे हैं, लेकिन हमें कोई ठोस जानकारी नहीं दी जा रही। हैरानी की बात यह है कि एक तरफ अमेरिका अपना नुकसान छिपा रहा है तो दूसरी तरफ पेंटागन रिकॉर्ड तोड़ बजट की मांग कर रहा है। सवाल यह है कि अगर ईरान तबाह हो चुका है तो फिर इतना विशाल बजट किसके लिए? क्या ये पैसा अपनी हार को छिपाने के लिए खर्च किया जा रहा है? यही वो अनसुलझे सवाल है जो ट्रंप की शांति वार्ता की पोल खोल रहे हैं। कहते हैं युद्ध के मैदान में पहला शिकार सच ही होता है। ट्रंप प्रशासन ने अपनी साख बचाने के लिए भले ही जनता को अंधेरे में रखा हो, लेकिन ईरान का ये F5 दांव लंबे समय तक अमेरिका को परेशान करता रहेगा। आज अमेरिका भले ही मेज पर बैठकर शांति की बातें कर रहा हो, लेकिन पर्दे के पीछे जो नुकसान हुआ है उसने दुनिया को बता दिया है कि महाशक्ति का तिलिस्म अब टूट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो अमेरिका क्यों तबाह हुआ? क्योंकि ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट को बर्बाद कर दिया। चलिए आपको बताते हैं कि ईरान ने जंग के दौरान मिडिल ईस्ट में कहां-कहां हमले किए हैं। ईरान ने 7 मिडिल ईस्ट देशों पर हमले किए और 11 अमेरिकी बेस पर अटैक किए। 100 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। बहरीन में अमेरिकी नौसेना का 9 सेंटर तबाह किया। कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस पर हमला किया। कुवैत में कैंप आरिफ जान, कैंप बुहेरिंग पर भी अटैक किया। कुवैत में शुएबा पोर्ट और कैंप बुहेरिंग पर बमबारी की। यूएई के अल धफरा एयरबेस पर और अल रुवाइस मिलिट्री बेस पर अटैक किया। कतर में अल उदीद एयरबेस पर हमले किए। इराक के एरबिल मिलिट्री बेस को निशाना बनाया। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अटैक किया। जॉर्डन के मुआफक साल्ती एयरबेस को निशाना बनाया। ये वो इलाके हैं जो अमेरिकी गढ़ माने जाते थे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। इजरायली पीएम की तरफ से नेतन्याहू ने बड़ा बयान दे दिया है। नेतन्याहू ने कहा है कि हम नए और खतरनाक विमान खरीद रहे हैं। ये विमान ईरानी आसमान तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ये कहना है बेंजामिन नेतन्याहू का। यानी ईरान को एक बार फिर से धमकी दी है इजरायल के पीएम ने। इजरायल के पीएम ने कहा है कि हम नए और खतरनाक विमान खरीद रहे हैं। ये विमान ईरानी आसमान में आसानी से पहुंच सकते हैं। जाहिर सी बात है कि इजराइल इस युद्ध का अंत नहीं चाहता है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। स्पेन ने इजराइल से बड़ी मांग कर दी है। स्पेनी नागरिक को रिहा करने की मांग की है। गाजा की ओर जा रहे जहाज पर यह पकड़ाया गया था। स्पेन ने लगाया गलत तरीके से पकड़ने का आरोप। स्पेन ने कहा कि वो गाजा वहां के हालात को देखने के लिए जाना चाहता था, लेकिन इजराइल ने गलत तरीके से इस व्यक्ति को न सिर्फ हिरासत में लिया बल्कि उसे गिरफ्तार किया। और अब स्पेन ने कहा है कि इजराइल इस व्यक्ति को, स्पेनी नागरिक को फौरन रिहा कर दे। लेकिन इजराइल जहां
दुनिया भर में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है, खास करके ईरान, मिडिल ईस्ट, गाजा में। तो इजराइल की सियासत भी उतनी अशांत है। एक ऐसा भूकंप जिसने तेल अवीव को हिला दिया। दशकों तक इजराइल की राजनीति पर राज करने वाले आयरन मैन बेंजामिन नेतन्याहू का अभेद्य किला दरक रहा है। दो धुर विरोधी नफ्ताली बेनेट और यायर लैपिड ने हाथ मिला लिया है। मकसद सिर्फ एक है, बेंजामिन नेतन्याहू को किसी भी तरीके से इजराइल की सत्ता से बेदखल करना। तो क्या ईरान के साथ जंग और घर में बगावत, नेतन्याहू इस दोहरी मार को झेल पाएंगे? इजराइल की राजनीति में पिछला दिन किसी धमाके से कम नहीं रहा। जिन नफ्ताली बेनेट और यायर लैपिड को एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं था, आज वो एक मंच पर है। उन्होंने अपनी पार्टियां मर्ज कर ली हैं और नई पार्टी का ऐलान किया है, टुगेदर। एक तरफ बेनेट है जो कट्टर दक्षिणपंथी विचारधारा रखते हैं, दूसरी तरफ लैपिड है जो उदारवादी और सेक्युलर सोच के झंडा बरदार हैं। विचारधारा के दो अलग अलग ध्रुव हैं, लेकिन आज दोनों का एक ही विजन है, इजराइल को बचाना। यायर लैपिड ने भावुक होकर कहा कि ये कदम देश को आंतरिक विभाजन से बचाने की कोशिश है। 2021 में भी इसी जोड़ी ने नेतन्याहू को 12 साल पुराने शासन को उखाड़ फेंका था। एक बार फिर वो इतिहास दोहराने की तैयारी में है। लेकिन सवाल ये है कि नेतन्याहू जैसा चाणक्य नेता जो दशकों से हर राजनीतिक दांव को मात देता आया है, वो आज इतना कमजोर क्यों नजर आ रहा है? नेतन्याहू के लिए 2026 की जंग करो या मरो की स्थिति है। 2023 के हमलों के बाद से उनकी मिस्टर सिक्योरिटी वाली छवि तार तार हो चुकी है। इजराइल के लोग उनसे नाराज हैं। ऊपर से सेहत का संकट। रिपोर्ट्स बताती हैं कि नेतन्याहू एक तरफ युद्ध के मोर्चे संभाल रहे हैं तो दूसरी तरफ कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जूझ रहे हैं। हालिया सरकार किसी भी स्थिति में नेतन्याहू की जीत का इशारा नहीं कर रहे हैं। इजराइल की जनता अब बदलाव चाहती है। जो नेतन्याहू कभी अपराजय माने जाते थे, आज वो अपने ही घर में घिरते जा रहे हैं। टुगेदर पार्टी का उदय उनके लिए किसी बुरे सपने जैसा है। राजनीति भी क्या अजीब चीज है। जो नेतन्याहू ईरान में सत्ता परिवर्तन का सपना देख रहे थे, यानी रेजिम चेंज करने की बातें कर रहे थे, आज खुद अपनी सत्ता बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जी हाँ, यही इस पूरे ड्रामे का सबसे दिलचस्प और दर्दनाक पहलू है। नेतन्याहू ईरान को चुनौती दे रहे थे, तेहरान को बदलने की बातें कर रहे थे, लेकिन खुद इजराइल की कुर्सी हिली है।
ईरान के साथ छिड़ी जंग ने इजराइल की इकोनॉमी और सुरक्षा दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जंग लड़ना नेतन्याहू को भारी पड़ रहा है। जिस तरह से उन्होंने ईरान के खिलाफ मोर्चा खोला, उसका असर घरेलू राजनीति पर साफ दिख रहा है। जनता महंगाई और सुरक्षा के नाम पर अब नेतन्याहू से सवाल कर रही है। ईरान में तो सत्ता नहीं बदली, लेकिन क्या नेतन्याहू की अपनी कुर्सी का जाना तय है? ये बड़ा सवाल है। 2026 का चुनाव अब सिर्फ एक चुनावी मुकाबला नहीं है, ये इजराइल के राजनीतिक चरित्र की लड़ाई है। क्या नेतन्याहू का युग वाकई खत्म हो गया है, या फिर टुगेदर पार्टी का गठबंधन महज एक और अस्थायी कोशिश बनकर रह जाएगा? इजराइल के जख्म गहरे हैं और जनता मरहम ढूंढ रही है। बेनेट और लेपेट की जोड़ी क्या वाकई वो मरहम साबित होगी, या फिर नेतन्याहू अपनी आखिरी चाल चलकर सबको चौंका देंगे? दुनिया की नजरें अब इजराइल की सियासत पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। अब्बास अराक्ची और फ्रांस के विदेश मंत्री के बीच बातचीत हुई है। दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत हुई है। युद्ध पर ईरान ने अपना रुख साझा किया है। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई है। होर्मुज मामले पर भी चर्चा हुई है। ईरान ने अपनी चिंताओं से फ्रांस के विदेश मंत्री को अवगत कराया और यह भी बताया कि होर्मुज को ईरान ने पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं किया हुआ है। अमेरिका और इजरायली शिप्स पर बैन लगाया है, लेकिन अमेरिका के नेवल ब्लॉकेड की वजह से होर्मुज पूरी तरीके से ठप है। इस बात से यूरोप भी बहुत ज्यादा नाराज है अमेरिका से। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। चीन ने अमेरिका को सीधी चुनौती दे दी है। ईरान से तेल खरीदना जारी रखेंगी चीनी कंपनियां और इसमें कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। चीन की 5 रिफाइनरी ईरान से तेल खरीदती रहेगी। चीन ने कहा है ईरान का कोई भी प्रतिबंध स्वीकार नहीं करेंगे, कोई भी सैंक्शन नहीं मानेंगे। अमेरिका ने चीन की 5 कंपनियों पर सैंक्शन लगाया है, बैन लगाया है। यूएस ने तेल खरीदने को लेकर यह बैन लगाया है, लेकिन अब चीन ने इस बैन को मानने से इनकार कर दिया है। ईरानी तेल पर प्रतिबंध मानने से चीन ने साफ साफ मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं ड्रैगन ने अमेरिका के प्रभुत्व को, दादागिरी को खुली चुनौती दे दी है। इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। इसके नतीजे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने वाले होंगे।